नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन एवं विधियों के बारे में। इससे पूर्व हमने चर्चा की थी वस्तुनिष्ठता किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और सामाजिक अनुसंधान या समाजशास्त्र में जो अध्ययन किए जाते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व है। आज हम चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन एवं विधियों के बारे में। सामाजिक घटनाओं से संबंधित अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना काफ़ी कठिन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सामाजिक घटनाएं बहुत अधिक जटिल होती हैं और वो परिवर्तनशील हैं। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं में वस्तुनिष्ठता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक यह है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं पर नियंत्रण रखे, अपने को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखे। अगर अनुसंधानकर्ता इस प्रकार से कार्य करता है तो सामाजिक अनुसंधानों में या सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों में भी हम वस्तुनिष्ठता बनाए रख सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि आज अनुभव और अनुसंधान के आधार पर ऐसी विधियां और साधनों का विकास हो चुका है जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उन विभिन्न बिंदुओं पर जो हमें यह बताते हैं कि वस्तुनिष्ठता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उसमें सबसे पहला है पारिभाषिक शब्दों का, या जो शब्द हमने उसमें काम में लिए हैं अनुसंधान के दौरान, उन शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण। पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण। समाजशास्त्र में सामान्यतः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कई बार समान अर्थ नहीं लगाया जाता। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष में स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्र में जिन पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का प्रयोग किया जाए उनका मानकीकरण किया जाए, उनका सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों पर समान अर्थों में प्रयोग किया जाए। इससे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकेगी। जितने भी शब्द हम काम में ले रहे हैं, जिन अवधारणाओं को हम काम में ले रहे हैं, उनको हमें अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व, या ये कह लीजिए कि क्षेत्र में जाने से पूर्व परिभाषित कर लेना चाहिए। अगर हम उन्हें परिभाषित कर लेते हैं तो हम वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें विद्यार्थियों का अध्ययन करना है, तो विद्यार्थी कौन सी क्लास के होंगे या उनका जो आयु वर्ग है वह कौन सा होगा, इसको हमें पहले परिभाषित कर लेना चाहिए ताकि वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सके और अध्ययन को हम वैज्ञानिक अध्ययन बना सकें। दूसरा हमारा बिंदु है दैव निदर्शन के उपयोग को प्रधानता। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने की दृष्टि से आवश्यक है कि समग्र में से इकाइयों का चुनाव दैव निदर्शन विधि द्वारा किया जाए ताकि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना हो। दैव निदर्शन विधि द्वारा इकाइयों का चुनाव करने से अध्ययनकर्ता के पक्षपात या मिथ्या झुकाव के अध्ययन में सम्मिलित होने की संभावना समाप्त हो जाती है और साथ ही प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव हो जाता है। इसलिए
जब भी समग्र में से हमें इकाइयों का चुनाव करना हो, जो अध्ययन क्षेत्र हमने चयन किया है उसमें इकाइयों का चुनाव करते समय हमें हर संभव यह प्रयास करना चाहिए कि इकाइयों का चुनाव हम दैव निदर्शन विधि के द्वारा या वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही करें। तीसरा हमारा पॉइंट है क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता। जहां वैयक्तिक अनुसंधान कार्यों में स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, वहां वह अपने को नियंत्रित करके पूर्वाग्रहों व मिथ्या झुकाव से बच सकता है। लेकिन जहां अनुसंधान कार्य हेतु तथ्यों का संकलन अनेक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ किया जाता है, वहां अभिनति या पक्षपात से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें किसी भी प्रकार की वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं दी जाए और उन पर पूरा नियंत्रण रखा जाए। चौथा हमारा बिंदु है प्रश्नावली व अनुसूची का प्रयोग। प्रश्नावली व अनुसूची में निर्धारित प्रश्न होते हैं। मानक शब्दावली का इनमें प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप तभी सूचनादाता प्रश्नों के समान अर्थ लगाते हैं और उनके द्वारा प्राप्त उत्तर भी प्रमापीकृत होते हैं। इनके प्रयोग का लाभ यह है कि स्वयं अनुसंधानकर्ता पर भी नियंत्रण रहता है। वह मनमाने ढंग से प्रश्न नहीं पूछ पाता। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। तो इस प्रकार से अगर हम अध्ययन में जो अध्ययन की प्रविधियां होती हैं उनका चयन सावधानी पूर्वक करें तो वस्तुनिष्ठता को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रश्नावली और अनुसूची में मानक शब्दावली को काम में लेते हैं, तो इस मानक शब्दावली और प्रश्नों के क्रम से अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता दोनों पर नियंत्रण रहता है और हम उसमें वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा हमारा बिंदु है यांत्रिक साधनों का प्रयोग। तथ्यों के संकलन, सारणीयन एवं विश्लेषण हेतु यांत्रिक साधनों का उपयोग अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने में योग देता है। तथ्यों के संकलन में फोटोग्राफ व टेप रिकॉर्डर काफ़ी सहायक है। तथ्यों के सारणीयन एवं विश्लेषण में पंचिंग मशीन, सार्टर, कैलकुलेटर व कंप्यूटर आदि का विशेष उपयोग होता है। इन यांत्रिक साधनों के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अध्ययन में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इनके द्वारा आसानी से अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बना रहता है। और जब अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रहता है तो अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें इन यांत्रिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बिंदु है प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वहाँ दो समान समूहों का चुनाव कर लिया जाता है। इनमें से एक को हम नियंत्रित समूह और दूसरे को हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। हमने दो समूहों का चुनाव किया। पहला समूह हमारा नियंत्रित समूह होगा और दूसरा हमारा प्रयोगात्मक समूह कहलाएगा। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता, जबकि प्रयोगात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ प्रयोगात्मक समूह में एक कारक के प्रभाव को देखा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित व प्रयोगात्मक समूहों की एक दूसरे से तुलना की जाती है। यदि तुलना के आधार पर प्रयोगात्मक समूह में कोई अंतर पाया जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह परिवर्तन अमुक कारक का प्रभाव है। स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने में प्रयोगात्मक पद्धति का काफ़ी योगदान है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग।
यदि अध्ययन के निष्कर्षों को सामान्य विवरण के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए तो अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस कमी को सांख्यिकीय गणनाओं एवं सांख्यिकीय अनुमापों द्वारा दूर किया जा सकता है। सांख्यिकीय अनुमापों की सुगमता से जांच भी की जा सकती है और इसी वजह से सामाजिक गणनाओं व सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर हम अध्ययन को वैज्ञानिक बनाते हैं। 8वां हमारा बिंदु है समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग। पक्षपात, मिथ्या झुकाव व व्यक्तिनिष्ठता को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से सामूहिक अनुसंधान पद्धति का विशेष महत्व है। इस पद्धति का प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है एक सामूहिक घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में तथा अलग अलग समय पर 2 या अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाए और फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। यह हमारा पहला तरीका है। कोई भी एक सामूहिक घटना का अध्ययन हमें अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पर और अलग अलग अनुसंधानकर्ताओं द्वारा करवाना है, लेकिन पद्धति उसमें एक ही होगी। और जब अध्ययन पूरा हो जाए तो निष्कर्ष निकालने के लिए सारे अनुसंधानकर्ताओं को एक जगह एकत्रित करके हमें निष्कर्ष निकलवाना है। दूसरा हमारा तरीका होगा एक ही अध्ययनकर्ता 2 समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेता हुआ करे और फिर वह प्राप्त निष्कर्षों की तुलना करे, यथार्थ स्थिति का पता लगाए। इससे भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आने की संभावना अधिक रहती है। तो इन 2 तरीकों से हम अनुसंधान कर सकते हैं, जिससे हमें वस्तुनिष्ठता मिलती है सामाजिक अनुसंधानों में। 9वां हमारा बिंदु है अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। विभिन्न विज्ञानों के सहयोग पर आधारित अध्ययन को ही अंतर्वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं और समाज विज्ञानों में वर्तमान में इस प्रकार के अध्ययनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। आजकल यह महसूस किया जाने लगा है कि किसी भी घटना के लिए कोई एक ही कारक उत्तरदायी नहीं है। जैसे मान लीजिए अपराध, निर्धनता या भ्रष्टाचार, ये कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। इन सामाजिक समस्याओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण उत्तरदायी हैं। जब तक हम इन कारकों को भली भांति नहीं समझ लेंगे, तब तक इन समस्याओं या घटनाओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ ज्ञान द्वारा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि विभिन्न विज्ञानों के बीच दिनों दिन सहयोग बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप सामाजिक घटनाओं संबंधी अध्ययन अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ एवं यथार्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि समाज में कोई भी सामाजिक समस्या या घटना का अध्ययन अगर हम करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पीछे केवल एक ही कारण विद्यमान है। उस घटना के पीछे बहुत सारे कारक या कारण होते हैं और उन सब का अध्ययन करके हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का उपयोग। जब किसी सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित किसी घटना या समस्या का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित लोगों या विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, तो वे यह कार्य अधिक निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता के साथ कर सकते हैं। अध्ययन किए जाने वाले सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित अध्ययनकर्ता में पक्षपात व मिथ्या झुकाव हो सकता है, लेकिन जब अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य करते हैं तो वस्तुनिष्ठता की पूरी संभावना रहती है और इसी को हम मिश्रित सांस्कृतिक उपागम कहते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि जिस सांस्कृतिक क्षेत्र से हम संबंधित हैं उस सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन किसी अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता से करवाया जाए तो मिथ्या झुकाव या पक्षपात की संभावना कम रहती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। और जब वह व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है तो वह पक्षपात या अभिनति की जो संभावना होती है या जो मिथ्या झुकाव होता है वह मिथ्या झुकाव नहीं आता है। इसलिए हमें मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम अध्ययन में वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चरणों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम वस्तुनिष्ठता के साथ वैज्ञानिक अध्ययन को कर पाएँ। अन्यथा सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन मानव के द्वारा किया जाता है और हमारी अध्ययन वस्तु भी मानव ही होती है। इसलिए अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का या बिंदुओं का ध्यान रखें तो हम समाजशास्त्र में भी वस्तुनिष्ठता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।